हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 15। ठीक है ना। आज की पढ़ाई करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके जस्ट पिछले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना सीखा था, मैग्नेटिक फोर्स का और तमाम बातें सीखी थी। अगर पीछे का लेक्चर आप देख के नहीं आए हो तो ज़रूर देख लो, ताकि आपको कहीं से भी किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। तो आज की टॉपिक बनाते हैं, पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो उसका पाथ क्या होगा, उसका रास्ता कैसा होगा। ठीक है ना। आज की टॉपिक हमारी यही है, यही आज की टॉपिक और बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक। यहाँ पे आपको कई सारे फार्मूले मिलने वाले हैं और बढ़िया से ध्यान गड़ा के देखना, और बहुत टफ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट, सारी बातें होंगी और आप वास्तव में कहोगे हाँ आज कुछ पढ़ाई करे हो बढ़िया से। सारे फार्मूले ही फार्मूले हैं यहाँ पे। चलो टॉपिक शुरू करते हैं। आप पहले देखते हो कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, एक मूविंग चार्ज पर बाई मैग्नेटिक फील्ड, बाई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मूविंग चार्ज पर कितना फोर्स लगाती है, तो एफ एम बराबर क्या होता है, उसे बोलते हो मैग्नेटिक फोर्स, क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ये फार्मूले हमने पढ़े हैं और हमने अभी पढ़ा है वेक्टर एफ एम परपेंडिकुलर टू वेक्टर वी एंड वेक्टर एफ एम परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इतनी सारी बातें हमने पढ़ी हैं कि जो एफ होता है ना, इस वी के परपेंडिकुलर होता है, इस बी के भी परपेंडिकुलर होता है। और असली भाषा में मैं बोलूँ तो एफ एम इज इक्वल टू, ये तो वेक्टर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म में क्यू वी वी साइन थीटा। यानी कि एक बात देख लो कि अगर थीटा बराबर 0 अंश या 180 अंश हुआ, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, देन एफ एम इज इक्वल टू 0, नो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड ऑन मूविंग चार्ज। ठीक है ना। अगर मतलब कहने का क्या है, अगर हमारा मान लो चार्ज पार्टिकल प्लस चार्ज पार्टिकल जो है इधर ही गतिमान है v वेग से, ठीक है ना, और इधर ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों एक ही ओर चल रहे हैं, तब इनके बीच का एंगल कितना, कुछ नहीं, 0 डिग्री। यानी कि सीधे सीधे बोलो, थीटा उठा अगर नहीं जानना चाहते हो तो सीधे बोलो, अगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही मूविंग चार्ज हमारा गतिमान है तो दैट टाइम मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 0 होगा। यानी कि बेटा इसे हमने पढ़ा था पहले, मतलब कि इसके 2-3 लेक्चर पहले, कि अगर हमारा B हुआ पैरेलल V के तो दैट टाइम एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। और या फिर बेटा अगर मान लो Q चार्ज आपका प्लस वाला इधर गतिमान है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इनके बीच एंगल 180 डिग्री, इसे हम बोलते हैं कि वेक्टर B एंटाई पैरेलल वेक्टर V। 180 का मान भी 0 होता है, तभी एफ एम का मान कितना होगा, 0 होगा। ये सारे केस हमने पढ़े हैं, बढ़िया से नोट कर लेना। एक केसेस हैं, ऐसे बना सकते हो, केसेस हैं। एक केस फर्स्ट है, ठीक है ना, 0 डिग्री वाला, 0 या 180 डिग्री पर सीधे सीधे क्या बोलोगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हमारा अगर मूविंग चार्ज गतिमान हो तो दैट टाइम एफ एम इक्वल टू 0, एंड मैग्नेटिक चार्ज के विपरीत अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत अगर हमारा मूविंग चार्ज गतिमान हो दैट टाइम एफ एम इक्वल टू 0 होगा। दोनों में होगा 0। अगर दोनों एक ही ओर चल रहे हैं या एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, यानी कि पैरेलल एंटी पैरेलल है, दैट टाइम एफ एम इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना। चलो अब मैं केस अगला उठाता हूं तुम्हारे लिए। मान लो अगले केस में बोलूं थीटा इज इक्वल टू मान लो 90 डिग्री है, एफ एम बराबर हमने पढ़ा क्यू वी वी साइन थीटा में, मैंने बोला इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या होगा, केस बदल गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से सारे कॉन्सेप्ट वाली बातें होंगी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। यहाँ से सारे फार्मूले बनने वाले हैं और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मतलब कि चार्ज मूव कर रहा है तो दैट टाइम उसका पाथ कैसा होगा, यही हमारी टॉपिक है। ठीक है ना।
तो चलो यहाँ पे फिगर ड्रा करते हैं, तभी समझ में आने वाला है। चलो देखो, मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनवर्ड हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बताना नहीं पड़ेगा, क्रॉस लगाया तो आप खुद जान रहे हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे कैसा है, इनवर्ड है, ठीक है। बढ़िया से थोड़ा और ज़्यादा बनाता हूँ। यहाँ पे 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 यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड, अंदर की ओर ध्यान देना। और यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल मैंने प्लस क्यू इधर मान लो छोड़ा इधर, ठीक है। अभी कहोगे तुम ये क्या कर रहे हो, तो बेटा कुछ कर रहे हैं, परेशान ना हो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने चार्ज ऐसे मान लो गतिमान है इधर 90 डिग्री है, अब देखो कैसे है, मेरा मार्कर दूसरा वाला, और देखो अंदर मैग्नेटिक फील्ड इधर गतिमान है, कितना डिग्री, 90 डिग्री, 90। देखो इधर ऐसे ही देख सकते हो, अंदर चार्ज है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारा चार्ज इधर गतिमान है, मैग्नेटिक फील्ड और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। ओह सर बढ़िया है, ठीक है ना। चलो 90 डिग्री है, और हमने पढ़ा है अगर चार्ज गतिमान है तो इनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। इधर चल रहा था बेचारा, लेकिन अब फोर्स किधर अप्लाई होगा, और निकालना पड़ेगा राइट हैंड पाम रूल, अपनी चारों उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की ओर, और अंगूठे को जिधर चालक मतलब जिधर चार्ज गतिमान है उधर, अंदर है चार्ज इधर गतिमान है, अंगूठा इधर, तो किधर बल लग रहा, पाम ऊपर की ओर, तो बल लगा ऊपर की ओर। यहाँ पे यह बल लगा ऊपर की ओर, ऐसे चल रहा होगा बेचारा, ऐसे चल रहा होगा, लेकिन अब ऊपर की ओर बल लगा ना, ऐसे घुमा होगा, ऐसे थोड़ा मोड़ा। मतलब कि ये समझ लो हमारी बात को बढ़िया से थोड़ा, कि गतिमान रहा होगा, लेकिन फोर्स तो तुरंत थोड़ी ऊपर लग जाएगा। अब इधर भेजे हो तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, इसे ऊपर बल लग रहा है। इस टाइम अगर मैं सोचूं, अगर मैं इधर मान लो इधर यहाँ ले गया है यहाँ तक, इस टाइम आपका वेग इधर होगा, इस पर टेंजेंट बनाओगे तो वेग इधर होगा, है ना। और अब की बार निकालो डायरेक्शन किधर होगा, वेग इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अभी 90 है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका वेग है, अभी 90 है। मैं समझा कि कुछ और हो गया, ये हमेशा 90 बनेगा, ये हमेशा 90 बनेगा, ठीक है ना। इस प्लेन पे सोचो। तो अब की बार देखो, अंदर ही इधर अंदर मैग्नेटिक फील्ड, हमारा मूविंग चार्ज इधर गतिमान है, इधर, तो देखो अंगूठा उधर गया, फिर इधर अंदर की ओर बल लगा, फिर इधर जा रहा था, फिर वैसे मतलब कि जा रहा था, फिर इधर देखो अंदर की ओर बल लग रहा है, अंदर की ओर बल लग रहा है। और मान लो किसी समय वैसे घूम के यहाँ मान लो पहुँच गया हो, इस समय इनकी वेलोसिटी यहाँ होगी। अब की बार देखो फिर 90 होगा, अभी 90, अंदर मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है गतिमान, देखो अभी 90 है। मतलब कि अब इधर अंदर चारों उंगलियाँ ही जाएंगी, और बेटा ये आपका अंगूठा हमारा इधर जिधर गतिमान है इधर जाएगा। देख लो, तो फिर बल अंदर की ओर, फिर पाम अंदर की ओर आएगा, फिर बल अंदर की ओर लगेगा, फिर एक बेचारा घूम के फिर आगे जाएगा, उधर थोड़ी जाने पाएगा, फिर पकड़ के फिर आएगा, ऐसे फिर आएगा। इस टाइम अगर देखा जाए तो वेग इधर होगा टेंजेंट, लेकिन देखो बल किधर, अंदर देखो ए जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, वेग हमारा मतलब कि चार्ज का अंगूठे की ओर, और नीचे फिर लग गया बेचारा, फिर एफ यहीं आ गया, फिर ऐसे फिर इधर आया, फिर मान लो वेग का टेंजेंट इधर बनेगा, फिर आप कहोगे अब ऐसे करोगे, लो वेग नीचे अंगूठे की ओर, फिर पाम इधर जा रहा है, अरे क्या हो रहा है, देखो सब ऐसे इधर आते इधर आ जाएगा। एक कैसा पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। तो यही हमको सीखना था, पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होता है, सर्कुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज बेटा गतिमान है ना, तो कैसे चलेगा, सर्कुलर चलेगा, सर्कुलर। किस वाले, इस वाले कंडीशन पर, अगर मतलब कि V और B के बीच का एंगल, मतलब ये क्या है, एंगल बिटवीन V एंड V, इसी के बीच अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो इसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। यह बेटा आपका सर्कुलर पाथ है, ध्यान से सुनना,
यह कैसा पाथ है? सर्कुलर पाथ। अगर कोई कहता है कि यदि v और v के बीच 90 डिग्री का एंगल है तो दैट टाइम इसका पाथ चुंबकीय क्षेत्र में मूविंग चार्ज का पाथ कैसा होगा? तो सर्कुलर होगा। और ऐसा भी तुम भी मान लो, अगर मान लो आप साइकिल लिए हो तो उस पर बैठे हो, आप अगर थोड़ी दूर चल करके 90 डिग्री घूम जा रहे हो, ठीक है ना, एक बात सुनो ना मेरी बात, ऐसे मान लो तुम साइकिल लेके चल रहे हो, ऐसे चला, फिर मतलब कि एक मान लो इस सेंटर की तरह काम करेगा ना, एक सेंटर की तरह, इस सेंटर की ओर आप हमेशा घूम रहे हो, इस सेंटर की ओर हमेशा घूम रहे हो, सेंटर की ओर हमेशा घूम रहे हो, तो आपका भी पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। कैसे आपको पता चला आपका पाथ सर्कुलर होगा? क्योंकि 90 डिग्री घूम रहे हो। 90 डिग्री अगर हर बार, तो कहानी बन जाएगी, 90 डिग्री हर बार घूमा जाए, किसी रास्ते पर चला जाए, तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। यहाँ से इसको सोच मैं बोल रहा हूँ, और कुछ इसको सोच मैं बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र इसके लिए जैसा कि होता है कि एफ वी के परपेंडिकुलर, बी के परपेंडिकुलर है। लो देख लो, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे अंदर की ओर है, एफ आपका इधर है, अभी 90 हो गया, एफ के परपेंडिकुलर है, अभी हो गया, एफ यानी कि बी के परपेंडिकुलर है, अभी है, देख लो यहाँ पे। और देखो एफ इसके ही परपेंडिकुलर है, इसके ही परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो आप यह जानो अभी कि मतलब कि जो पाथ होता है किसी चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में, इस वाले केस पर वह सर्कुलर पाथ होता है। अब बात आती है, देखो यह आप एक अपने क्लास 11th में सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा मतलब कि फोर्स है जो कि हमेशा केंद्र की ओर लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है ना आपने? सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है ना आपने? तो यह हवाला मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो हमेशा केंद्र की ओर लगता है, और ये अभी देख रहे हैं केंद्र की ओर इस वाले केस में लग रहा है। तो यहाँ पे बोल्ट, अब ये अभी जान लो, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं पढ़े हो तो याद कर लो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, VELOCITY, वेलोसिटी जो भी एलिमेंट होगा, ऑफ एलिमेंट कह सकते हो, वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी इधर है तो इधर बल लगेगा, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि जो मैग्नेटिक फोर्स है FM इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना, उसी के बराबर है। ऐसा ही ठीक यही काम सेंट्रीपिटल फोर्स भी करता है। सो हमने कहा मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा? आप कहोगे QVB, साइन हर बार 90 है, साइन 90 का मान एक होता है, इज इक्वल टू mv² बाई, अब मान लो अगर ये सर्कुलर पाथ है तो इसका रेडियस मान लो r है, लेट यहाँ का रेडियस कितना है? r है, ठीक है ना। तो यहाँ पे mv² बाई क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। अब ये देखो v से v क्या हो जाएगा? देखो वही वेग है, v से v कैंसिल हो गया, r बराबर क्या होगा? mv/qv। इसका रेडियस निकल गया। पहला फार्मूला कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस वाले केस के साथ कोई अगर चार्ज मूव कर रहा है तो दैट टाइम उसका जो सर्कुलर पाथ होगा उसका रेडियस क्या होगा? r बराबर mv/qv होगा। ये पहला फार्मूला भी बना हमारा, ठीक है ना। इससे हमको क्या पता चलता है जानते हो? देखो ध्यान से देखिएगा थोड़ा बढ़िया से। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि v जितना ज़्यादा होगा, v जितना ज़्यादा होगा तो r भी क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। v बढ़ेगा तो r भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड में बहुत तेज फेंक दोगे तो बहुत बड़ी वृत्त बनेगी, बहुत धीरे फेंकोगे तो छोटा वृत्त बनेगा। v का मान बढ़ेगा तो रेडियस का मान बढ़ेगा, रेडियस का मान बढ़ेगा यानी वृत्त का आकार बढ़ रहा है। सीधी सीधी बात। यहाँ पे बात याद रखना कि अगर बहुत तेज फेंकोगे, बहुत तेज जान लगा के, तो बहुत बड़ा वृत्त पाओगे इस मैग्नेटिक फील्ड में। धीरे फेंकोगे तो छोटा वृत्त पाओगे। और एक बात और यहाँ पे देख लो, अगर Q जितना छोटा होगा R उतना बड़ा होगा, यानी कि कहीं ना कहीं Q पर भी ये रेडियस डिपेंड कर रहा है। नहीं, Q यानी कि चार्ज जितना छोटा होगा,
चार्ज जितना छोटा होगा उतना ही क्या होगा, आर का मान बड़ा होगा। क्यों नीचे लगा है, छोटा होगा तो आर उस समय क्या होगा, बड़ा होगा। ये दोनों बातें बढ़िया से नोट कर लो, ऐसे हिंदी में या इंग्लिश में नोट कर लो कि यदि v का मान आपके जो मूविंग चार्ज है उसमें वेलोसिटी का मान उससे अगर बहुत बड़ा है तो आर का मान बहुत बड़ा आएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि v पर आर डिपेंड कर रहा है और q जितना छोटा होगा आर उतना ही क्या होगा, बड़ा, यानी कि वृत्त का आकार उतना ही बड़ा होगा इन दोनों केस में। यहाँ तक हो गया। तो इसको पहला वाला फार्मूला बढ़िया से नोट कर लो, आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी होता है। रेडियस अगर कोई पूछ दिया ना मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग चार्ज का तो यही बताना पड़ेगा आपको। चलो अब अगला देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल। इसको मैंने मतलब हम सब ने बोलते हैं हिंदी में क्या, आवर्तकाल। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, टी बराबर मतलब कि एक दूरी, एक चक्कर चलने में कितना समय ले रहा है, कि आपका जो मूविंग चार्ज है एक चक्कर चलने में कितना समय ले रहा है, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। एक चक्कर चलने में लिया गया समय, यानी कि बेटा दूरी बटे चार्ज, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे इस सर्कुलर पाथ का, तो कहोगे सर 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, और चार का मान कितना है, v है। और यहाँ से t बराबर आप क्या पा जाओगे, r की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर लो तो 2 पाई एम वी बाई एम बी बाई क्यू वी, तो इसी का है आर का मान, और v यहाँ पे ये कट जाएगा, यानी कि ये आएगा 2 पाई एम अपान क्यू बी। ये आपका दूसरा वाला फार्मूला। एम क्या है बेटा, पहली बात ये देखो कि यम क्या है, यम 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 यहाँ पे क्या है, आपके चार्ज का मास है। यम क्या है, मास ऑफ चार्ज, मास ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि मैग्नेटिक फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स का बेटा मान क्यू वी बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल का मान एम बी स्क्वायर बाई आर, आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। और यहाँ पे ऐसे दिखाया कि वी का मान जितना बड़ा होगा आर का मान उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। क्यू का मान जितना छोटा होगा आर का मान उतना बड़ा होगा। टाइम पीरियड मैंने होता है कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो आपने देखा टी बराबर दूरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो 2 पाई आर बाई बी, आर का मान यहाँ से रखा तो देख रहा हूँ ए ऐसे। एक बात यहाँ पे आपको दिख रही होगी, वो बात क्या है, वो बात यह है कि ये बेटा जो टाइम पीरियड है ना वह मतलब इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम वी, वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आपका टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। कितनी अच्छी बात है। इसका मतलब क्या निकाल सकते हो कि अगर वही सेम मैग्नेटिक फील्ड है उसमें आप कितना भी तेज कितना भी धीरे फेंकोगे सबका टाइम पीरियड सेम आएगा। अगर मान लो यहाँ पे बेटा सेम टाइम मतलब कि सेम अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मान लो यहाँ पे 50 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, तो दैट टाइम एक लड़का आया, इसमें एक बहुत मतलब कि एक चार्ज को मान लो 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से फेंका, एक चक्कर लगाएगा, ये कुछ समय लगा होगा, मान लो 5 सेकेंड लगा। और एक लड़का आया उसमें 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से मतलब फेंका, तब टाइम पीरियड क्या होगा, तो 10 कभी मत कहना, 5 ही लगेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकेगा उसके वृत्त का आकार भी तो बड़ा होगा, शेप बड़ा होगा, तो टाइम तो उतना ही लेना है उनको। तो ये बात आप मेंशन कर लो, कभी कभी क्वेश्चन में आपको मतलब कि चाहे बोर्ड के चाहे बड़े भी नीट उट के एग्जाम में कभी पूछता है तो ये हमेशा मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे यहाँ पे। टाइम अलग अलग कभी हो ही नहीं सकता। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो टाइम पीरियड है ना बेटा वो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती है। टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, डिपेंड ही नहीं करती है। आप मान लो कि मैंने बोला ना कि 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकोगे तो बेटा छोटा वृत्त बनाएगा, ठीक है ना, छोटा वृत्त बनाएगा। और अगर 40 से फेंकोगे तो वो बड़ा वृत्त बनाएगा, वो बड़ा वृत्त बनाएगा। टाइम मैनेज हो जाएगा आपस में, ऑटोमेटिक टाइम मैनेज हो जाएगा। तो किसी भी वेग से फेंका जाएगा चार्ज को, उसका टाइम पीरियड अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड है तब, सेम मैग्नेटिक फील्ड है तब टाइम पीरियड चेंज नहीं होने वाला, चार्ज भी वही रहे, नहीं कि चार्ज को बदल दो। अगर मान लो 10 माइक्रो कूलाम का चार्ज है, उसको मैंने फेंका 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से,
तो जो उसका टाइम पीरियड होगा, अब उसी चार्ज को मान लो उसी मैग्नेटिक फील्ड ने फेंका 50 मीटर पर सेकंड की वेग से, तभी वही में टाइम पीरियड पाओगे, क्योंकि डिपेंड नहीं करता वी पर। इसको नोट कर लेना अपनी भाषा में जैसे आपको समझ में आए। तो टाइम पीरियड हो गया। अब इसको मिटा के हम आगे देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं बेटा इसकी। यहाँ पे मिटा दी, इसको नोट कर लो, मिटाता हूँ इसको मैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, क्या होती है उस चार्ज की फ्रीक्वेंसी, क्या होती होगी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या 1/t, एक सेकेंड में कितने चक्कर लगे उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देख लो, फ्रीक्वेंसी FREQUENCY, यानी कि F इज इक्वल टू 1/t होता है। 1/t का मतलब क्या? यहाँ पे टाइम पीरियड यहाँ पे लगाना, यानी कि QB/2πm, QB/2πm, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी है, F इज इक्वल टू 1/t होता है, तो ये उसका 1/t का मतलब क्या? t यहाँ पे 1/t का मतलब भी उल्टा हो जाएगा, तो QB/2πm हो जाएगा। इसका अगर मैं पूछूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो क्या बोलोगे आप? तो हमने पढ़ा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, और f का मान यहाँ से रख लोगे तो 2π, f की वैल्यू QB/2πm, ये 2π से 2π हो गया कैंसिल, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? QB/m। ये आपका अगला फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, इन चार फार्मूले आपके सामने दिख रहे हैं। हमने यही देखा कि जो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग चार्ज है तो उसका पाथ सर्कुलर होगा, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस R इक्वल टू mv/qb होगा। इसको लर्न कर लो, रट लो। तो आज प्रूफ लगाने तो आई है प्रूफ करने, लेकिन याद तो करना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए। v बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, q घटेगा तो R बढ़ेगा, ठीक है ना। v जितना बड़ा होगा और उतना बड़ा होगा। और टाइम पीरियड निकाला कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो t इक्वल टू 2πm/qb। तो मैंने अभी पाया कि v पर डिपेंड नहीं कर रहा है, v का मान कितना भी छोटा बड़ा हो, सेम चार्ज है, सेम अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो दैट टाइम पीरियड क्या होगा, सेम सबका होगा। ये बात याद कर लो। तीसरी बात हमने देखा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिजिकल टू 1/t होती है, QB/2πm, यहाँ से t का उल्टा मान ले लिया, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा है, तो QB/2πm हो गया। यहाँ पे ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने पूछा, तो ओमेगा बराबर आपने पढ़ा 2πf, ठीक है ना। ये होता है 2π, QB/2πm यहाँ से रख लिया, तो ये QB/m हो गया ओमेगा इक्वल टू। ये सारे केस कब के हैं, जो भी आप यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हो, ये सारे केस से नोट कर सकते हो। ये सब ऑल ऑफ दीज कब हो रहे हैं, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मूविंग चार्ज, वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज। सब तभी का केस है कि मतलब कि आपका जो मूविंग चार्ज का वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है किसके बेटा, मैग्नेटिक फील्ड वे के। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसको मिटा के कुछ आगे देखते हैं क्या कहता है। बहुत सारे फार्मूले हैं, परेशान ना हो, इसको मिटा के आगे दिखाता हूँ फार्मूला आपको। समझ में आया ना, सबको समझ में आ गया। तो चलो बेटा आप हेडिंग बना लो अब नोट का एक, ठीक है ना। नोट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि सर्कुलर पाथ होगा, उसका रेडियस R बराबर mv/qb होगा, ठीक है ना। अच्छा ये mv आपको कुछ और बता रहा होगा, नहीं ये mv क्या बता रहा होगा कि mv मोमेंटम होता है, उस चार्ज का मोमेंटम, यानी कि हम कह सकते हैं R बराबर p/qb। p क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम मतलब क्या, संवेग है चार्ज का, ऐसे ही बोल सकते हो, क्योंकि हमने जानता हूं कि p बराबर mv होता है, ठीक है। अब चलो इनको लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो आएगी। इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में थोड़ी आपको मैं बात बता दूं। CNERGY आपने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। तो ये हो जाएगा k को अगर मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी है तो 1/2m v का स्क्वायर, यानी कि v बराबर यहाँ से कह सकते हो v इज इक्वल टू p/m, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू p²/m का स्क्वायर। तो आप m से m कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा p² इज इक्वल टू 2mk, यानी कि p इज इक्वल टू रूट में 2mk हो गया ना। इसको हम ऐसे कर सकते हैं r इज इक्वल टू
इसलिए R इज इक्वल टू P का मान क्या हो गया, रूट में 2mk बाई क्यू बी। ये अभी आपका एक फार्मूला बन गया यहाँ पे। कैसे आया, मैंने इनको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी तो बनना तय है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है, और k इक्वल टू क्या हो गया फिर 1/2m, v से यहाँ उठा लिया p²/m², और m से m कैंसिल, तो p² इक्वल टू 2mk, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर डाला तो p इक्वल टू रूट में 2mk भी फार्मूला बन गया हमारा। और ये हमारा क्या हो गया r, तब दैट टाइम r का मान, अगर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तब r का मान पूछेगा तो आपको हो गया r इक्वल टू रूट में 2mk बाई क्यू बी, रूट केवल ऊपर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और होता है कि माना चार्ज को, इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड बाई पोटेंशियल v, मान लो कि जो चार्ज है आपका उसको पोटेंशियल v दे करके उसको एक्सेलरेट करा गया हो, तो दैट टाइम वर्क क्या हो जाएगा, तो कहोगे दैट टाइम जो वर्क होगा, वर्क बराबर आपने पढ़ा है पोटेंशियल के टर्म में क्यू वी होता है। पोटेंशियल क्या होता है, v बराबर W/Q होता है कि पर यूनिट चार्ज पर किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, उसका पोटेंशियल कहलाता है। तो आपने देखा W बराबर क्यू वी होता है, और यह क्यू वी यहाँ पे केवल चार्ज हमारा मूव करा तो काइनेटिक एनर्जी होगा, और यह क्यू वी बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है ना। या अरे भाई जब आप इनको पोटेंशियल v दोगे तो मतलब कि कुछ वर्क हुआ, वर्क कितना हुआ, क्यू बी वर्क हुआ, ठीक है। कितना वर्क होगा, पूरा वर्क काइनेटिक एनर्जी तो चेंज ले रहा है, तो वह वर्क काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो क्यू वी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा क्यू वी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv का स्क्वायर। ए यहाँ पे v है, बड़ा वाला बनाना, क्योंकि हाउ वेलोसिटी मिल जाएगा ए में। एक क्यू वी है, एक पोटेंशियल है क्यू वी। यहाँ पे आप कह सकते हो बेटा क्यू वी 2qv बाई m इज इक्वल टू v, यानी कि v इज इक्वल टू 2qv बाई m। यहाँ तक आ गए। इस वैल्यू अगर यहाँ पे v² है तो रूट में हो जाएगा, रूट में। तो यहाँ पे अगर मैं मान रखूँ तो हो जाएगा r बराबर, अगर इतना सारा काम नहीं करके छोटा सा काम कर दिया तभी काम बन जाएगा। नहीं, इतना बड़ा काम ना करके छोटा सा काम कर दोगे, काइनेटिक एनर्जी की इतना उतना कर रहे हो, पक पक पक। चलो आपने देखा k बराबर क्यू वी के है, तो यहाँ पे रख दो, r बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 2m क्यू वी। यहाँ पे पोटेंशियल है, ध्यान देना, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल के थ्रू एनर्जी दी गई है, पोटेंशियल के थ्रू वर्क करके। तो यहाँ पे हो गया ए क्यू बी। चलो ये केवल ऊपर रूट है और हम चाहते हैं कि नीचे भी रूट आ जाए, तो देख रहे हैं, मान लो दोनों पास स्क्वायर कर दिया तो r स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2m क्यू वी बाई क्यू का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल एक से एक, तो r बराबर हो जाएगा पूरा रूट में 2mv बाई क्यू बी का स्क्वायर। यहाँ से अगर k का मान यहाँ पे रख दोगे तो p बराबर ऐसे ही बन जाएगा 2m, और k का मान यहाँ से कितना है, qv, पोटेंशियल के टर्म में। इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल मोमेंटम है और इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल रेडियस है। r इक्वल टू 2mv बाई qv का स्क्वायर। पूरा ये रूट में, पूरा रूट में है, ध्यान देना, पूरा रूट में हो गया ना ये पूरा। मैंने क्या करा, मैंने कहा कि मान लो चार्ज है, उसको पोटेंशियल देके आप एक्सेलरेट कर रहे हो, तो टोटल जो पोटेंशियल दोगे काइनेटिक एनर्जी में वही चेंज होगा। तो आप देख रहे हैं क्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो गया, k बराबर क्यू बी हो गया, और यही काइनेटिक एनर्जी का मान मैंने यहाँ पे रख दिया तो r का मान मिल गया, यहाँ पे रखा तो मोमेंटम का मान मिल गया। तो इतने सारे फार्मूले आपके पास हो गए हैं, अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे, ठीक है। और अगर आपके पास
अगर स्कूल के हमारे हो तो आपके पास एक बालाजी की बुक होगी, उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें से एक दो कराते हैं आपको, देखते हैं कितना पढ़ा हमने। सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, जितने भी मैंने घेरे हैं ना उसको बढ़िया से लर्न करना चाहिए आपको, और एक दो अगर लर्न कर लो तो बाकी अपने आप ही लर्न हो जाएगा, सब वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो इसको मिटा के बेटा चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि लगभग हर एक अच्छी बुक में पाया जाता है क्वेश्चन, और बेहद ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जहाँ पे आपको सोचना है। लिखा है कि 3 चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा, 3 चार्ज पार्टिकल हमारे पास हैं, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा, इंटर इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, इसमें इंटर करते हैं। 3 चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा इंटर इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। तो आपको क्या बोल रहा है, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ दिस रेडियस, तो आप उनके रेडियस के अनुपात को निकालो। कब, इफ स्पीड, उनकी स्पीड, उनका मोमेंटम, उनका काइनेटिक एनर्जी और उनका तो मतलब कि एक्सीलरेशन वाला जो पोटेंशियल है आर सेम, समान हो। मतलब कि हिंदी में पूरा बोला जाए तो कह रहे हैं कि 3 चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताओ यदि उनकी स्पीड, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी और मतलब कि विभवांतर समान है, त्वरित विभवांतर समान है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप तो अगर केमिस्ट्री में न्यूट्रॉन की बात हुई होगी तो आप जानते हो कि उसका मास कितना होता होगा, प्रोटॉन का कितना गुना होता है, और अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। मान लिया सबसे पहले बात, लेट माना चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्यू, ठीक है ना, एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू m। अगर हमने कहा कि मान लो प्रोटॉन का चार्ज Q हो और उसका मास कितना हो, m हो, तो हम यहाँ पे इसकी बेस से बेटा कर सकते हैं कि इसलिए चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन को डी से दिखाते हैं, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वही न्यूट्रॉन का होता है Q, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन का मास होता है प्रोटॉन के मास का 2 गुना होता है, ठीक है। जो चार्ज प्रोटॉन का होता है वही चार्ज न्यूट्रॉन का होता है, बट मास प्रोटॉन का अगर m है तो न्यूट्रॉन का 2m होगा, ठीक है ना। और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का 2 गुना होता है तो 2q, एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का 4 गुना होता है तो 4m हो जाएगा। ये पहले तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि जो चार्ज प्रोटॉन का होता है वही चार्ज न्यूट्रॉन का होता है, बट अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वह प्रोटॉन का 2 गुना होता है, और जो मास प्रोटॉन का होता है, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन का 2 गुना होता है, और अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन का 4 गुना होता है। ये तीनों बातें हमको पता चल गई, और कह रहा है कि देन फाइंड आउट, आपको बताना है इनके रेडियस का रेशियो बताना है। तो यहाँ पे बोलो लेट माना रेडियस ऑफ प्रोटॉन, तो क्या हो जाएगा, मान लो इसको दिखाते हैं PR से, RP मतलब रेडियस ऑफ प्रोटॉन, और रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन को मान लिया जाए, अगर रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन को मान लिया जाए RD, और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल को मान लिया जाए R अल्फा, ठीक है ना। इन्हीं का बताना अनुपात, कोई बात नहीं। पहला वाला उठाते हैं, स्पीड सेम है, व्हेन स्पीड आर सेम, तब आपने पढ़ा है त्रिज्या इसकी क्या होगी, आर प्रोटॉन की त्रिज्या क्या होगी स्पीड के लिए, mv/qv, यहाँ पे v स्पीड है, तो rd का क्या होगा, इसका भी mv/qv, ठीक है ना। अब लेकिन इसका मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास 2m होता है, तो यहाँ पे लग जाएगा 2m, ठीक है ना, और चार्ज तो इनका सेम ही होता है। और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, mv/qv होता है, ये तो फार्मूला है नॉर्मल, लेकिन अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4m हो जाएगा, वहाँ पे लिखा है, और इसका चार्ज कितना है 2q।
अब रेशियो निकाल दो, क्या करना है, आप बोलोगे आर पी रेशियो आर डी रेशियो आर अल्फा पार्टिकल, ये हो जाएगा एम वी बाई क्यू बी, स्पीड सेम है 2mv बाई क्यू बी इज इक्वल टू 4mv बाई क्यू बी। ठीक है ना। आप क्या देख रहे हो, एम बी कैंसिल और ए टू क्यू बी है ना, ए टू जा हो जाएगा, क्यू बी कैंसिल, यानी कि 1:2:2। ये आपका आ गया कि जब स्पीड सेम है तो दैट टाइम रेडियस इनका 1 होगा, इनका 2 होगा। ठीक है ना। यानी कि जो अल्फा पार्टिकल का रेडियस है इसका 2 गुना है, और अल्फा पार्टिकल का रेडियस और ड्यूट्रॉन का रेडियस सेम होगा। ठीक है ना। ये बात आप समझ गए आराम से। तो जब स्पीड सेम होगी तो हमने लगाया फार्मूला R इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, यानी कि 1:2:2। और अगली बात हमारी है स्टूडेंट कि जब आपका मोमेंटम सेम होगा, तो मोमेंटम सेम होने के लिए आपको मोमेंटम का फार्मूला लर्न होना चाहिए। मोमेंटम अगर सेम होना है तो मोमेंटम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो खैर वो तो पता होगा आपको, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लिखते हैं व्हेन मोमेंटम आर सेम। तो आप जानते हो कि R इज इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है एम बी बाई क्यू वी, और एम बी मोमेंटम होता है, मोमेंटम P इक्वल P बाई क्यू बी। चलो कोई बात नहीं, अब सीधे काम करते हैं। तो R इसके लिए का प्रोटॉन के लिए आर पी इज टू आर डी इज टू आर अल्फा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि R इज इक्वल टू लिखा है P बाई क्यू बी, तो ये चार्ज है ना, चार्ज यही पे डिपेंड करेगा। तो P बाई प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, यहाँ पे लिखा है आपने, प्रोटॉन का चार्ज Q और V इज टू आर डी, न्यूट्रॉन का चार्ज भी Q होता है तो P बाई क्यू बी इज टू, अल्फा कण का चार्ज 2Q होता है तो P बाई 2Q बी। सेम मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ही क्वेश्चन दिया है, B भी समान हो गया और Q से Q भी कट गया। तो आपने क्या देखा 1:1:1/2, मतलब क्या, तीनों में 2 का गुणा कर दो, 2:2:1। ये आपका आ गया रेडियस। अब आया है कब, जब मतलब कि तीनों चार्ज का मोमेंटम समान होगा तो 2:2:1 आएगा। और अगला अब आपको पूछ कर रहा है कि जब काइनेटिक एनर्जी सेम हो, तो काइनेटिक एनर्जी सेम होने के लिए आपने फार्मूला फिर पढ़ा है। जब काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो दैट टाइम रेडियस क्या होगा, आपको ये बताना है। when kinetic energy is R same, when kinetic energy R same, तो R बराबर पहले आप लिख लो रूट में 2m के बाई क्यू बी। तो कोई बात नहीं, अब हम कहेंगे R प्रोटॉन का और R न्यूट्रॉन का और R अल्फा कण का। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 2m के अपान, इसका तो चार्ज Q ही है, B इज 2, इसके लिए हो जाएगा D के लिए, इसका मास बेटा होता है 2m होता है यहाँ पे, और ये हो गया K अपान क्यू बी, और इसका तो Q ही है, इज 2। अल्फा के लिए रूट में 2, मास कितना हो गया 4m K अपान इसका जो चार्ज है ना 2QB, क्यूबी से क्यूबी कैंसिल, क्यूबी मतलब कि तीनों पक्ष में क्यूबी से गुणा कर दिया, खत्म हो गया। और देखो जरा एम के यहाँ भी है रूट में, यह भी रूट में एम के है, यह भी रूट में क्या है एम के है, यह अभी खत्म होता नजर आ रहा है। तो अभी क्या बचा, रूट में बचा 2 इज 2, यहाँ बचा रूट में 4 इज 2, यहाँ बचा ए 4 रूट बाहर निकल जाएगा, 2√2 बचा यहाँ पे, नहीं ऐसे कुछ बढ़ जा 4 बाहर निकल जाएगा, बाई 2 भी है यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या देख सकते हो कि √2 इज 2, ये अभी हो जाएगा बाहर निकल के 2 हो जाएगा इज 2 √2, और तीनों पक्ष में √2 से भाग दोगे तो यह 1 आएगा, यह 1 आएगा, और इसको √2 से भाग दोगे तो यह √2 आएगा और यह 1 आएगा। ये इसका रेडियस का अनुपात है। ठीक है ना, बस
हो गया, लग गया। कितना आसान है, कुछ करना थोड़ी है, बस आर के लिए एम का मान देखना है, क्यू का मान बार बार देखना है। तो ये हो गया इनके लिए। अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी सेम होता है तो टाइम रेडियस का अनुपात क्या होगा, 1:√2:1 होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, अब की बार हमको देखना है कि व्हेन एक्सीलरेटेड पोटेंशियल आर सेम, ठीक है ना, व्हेन एक्सीलरेटेड पोटेंशियल आर सेम, एक्सीलरेटेड पोटेंशियल, तो आर क्या होता है रूट में टोटल 2mv/qb का स्क्वायर। चलो, आर प्रोटॉन इज टू आर न्यूट्रॉन इज टू आर अल्फा, तो आर प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, रूट में टोटल 2mv, यहाँ पे भी पोटेंशियल है, QB का स्क्वायर इज 2, यहाँ पे रूट में 2m, क्योंकि इसका मास 2m हो जाएगा, v तो वही है, और ये भी QB का स्क्वायर, इसका भी 4 क्यू होता है, इज 2, ये हो जाएगा 2m v अपान, ये होता है 2q और b का स्क्वायर। क्या देख रहे हो, mv से mv कैंसिल, mv कैंसिल, qb स्क्वायर कैंसिल, बचा रूट में 2 इज 2, यहाँ पे बचेगा आपका रूट में 4, 2 कट जाएगा, e2 रूट में क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, रूट में 2mv बाई QB का स्क्वायर, तो ये 2mv QB का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे यही हो जाएगा 2m की जगह पे 2m, v वही रहेगा, QB का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा के लिए 4m होता है नहीं, तो जाएगा 2, भी आएगा रूट में 4, यानी कि रूट 2 इज 2 तीनों पक्ष में अगर रूट 2 से भाग देते तो 1:√2 यही आपका आएगा बेटा आंसर। तो मैथमेटिक है, कुछ सारी मैथमेटिक है, आपको पता है मैथमेटिक है। तो एक क्वेश्चन देगा, एक ही क्वेश्चन, हमने कई सारे क्वेश्चन लगाए, दिमाग आपका ठंडा हो गया होगा। तो बेटा अब आपके बुक में इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, जो मैंने पीछे आपको बताया फार्मूले 7-8, सारे क्वेश्चन बड़े आराम से लग जाएंगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, और फिजिक्स कॉन्सेप्ट मांगता है। सूत्र याद करोगे कुछ नहीं होने वाला, जब तक समझोगे नहीं क्वेश्चन को तब तक सूत्र कितना याद करोगे, कहाँ क्या अप्लाई होगा, कहाँ मैथ लग जाएगा, कहाँ फिजिक्स लग जाएगा, कहाँ केमिस्ट्री लग, क्या पता। इस सब में आपको आगे जाना है, ठीक है ना। कि एक विषय आपको अगर बहुत ज़्यादा आता है तो सब में तेज नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि फिजिक्स ही है, इसमें मैथ भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, देखो यह सबका 4 बार निकालना पड़ता है, नहीं दिक्कत होती है। बेटा फिर से मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट, और अपने साइड बुक से किताब से मतलब कि सवाल लगाते रहो बेटा, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।